इस क्लास में हम त्रिविम समवायता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछले क्लास में बताया था मैं आप लोगों को, उपसंयोजकों में समवायता दो प्रकार की होती है। एक संरचनात्मक समवायता होता है और दूसरा जो होता है वो त्रिविम समवायता होता है। तो ये जो त्रिविम समवायता होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला कहलाता है ज्यामिति और दूसरा जो होता है वो प्रकाशिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं इसका पहला भाग जो होता है ज्यामिति समवायता के बारे में। ज्यामिति समवायता उपसंयोजी यौगिक जो होते हैं, उस उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित होने वाले जो लिगेंड होते हैं, उस लिगेंड की अलग अलग जो ज्यामिति संरचना बनती है, उनकी अलग अलग स्थिति होती है। उस स्थिति के कारण में उत्पन्न होने वाला जो समवायता होता है वो ज्यामिति समवायता कहलाता है। जब केंद्रीय धातु परमाणु या मंडल के साथ में, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जो लिगेंड होता है वो लिगेंड अलग अलग स्थिति में जुड़ता है, तो उसके कारण उसकी ज्यामिति संरचना में अंतर होता है, तो वो समवायता कहलाता है, ज्यामिति समवायता कहलाता है। जब दो समान लिगेंड एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, एक ही दिशा में जुड़े हुए होते हैं या 90 डिग्री में जुड़े हुए होते हैं, तो उसके कारण उत्पन्न वाला जो समवायता होता है वो सिस फॉर्म कहलाता है, या फिर उसको हम लोग जो है वो समपक्ष समवायी कहते हैं। और जब दो बराबर लिगेंड जो होता है, एक समान लिगेंड जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होता है, 180 अंश के कोण पर जुड़ा हुआ होता है, तो उसके कारण उत्पन्न होने वाला जो समवायी होता है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कहते हैं उसको, या विपक्ष समवायी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, NH3 Cl और NH3 Cl। पहली संरचना में देखिए, इसमें जो एमीन है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में 90 डिग्री में जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से Cl जो दिख रहा है आप लोगों को, ये भी 90 डिग्री में दिख रहा है, इसलिए ये सिस फॉर्म हुआ। जबकि दूसरे संरचना आपको जो दिखाया जा रहा है उसमें जो दोनों एमीन है वो एक दूसरे के अधिकतम दूरी पर है। इसी प्रकार से जो दोनों क्लोरो जो है वो भी एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर है, इसलिए यह ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। तो इसका जो नाम हम लोग करते हैं इसको, तो ये सिस हो गया, डाई क्लोरो, दो बार क्लोरो आया हुआ है, और ये हो गया कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, ये उदासीन होने के कारण 0, -1 यानी हो गई ये 2। सेम नाम यही रहेगा, बस यहाँ पे सिस की जो में ट्रांस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रांस डाईएमीन डाईक्लोरो कोबाल्ट 2। तो ये था इसमें ज्यामिति समवायता। अब इसका दूसरा देखते हैं। इसका जो दूसरा इसका प्रकार है वो है प्रकाशिक समवायता। तो इसका प्रकाशिक समवायता के बारे में आप लोग पहले से जान चुके हो, मैं IPC नाम के समय में भी बताया था इसको, और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा भी है इसको। प्रकाशिक समवायता, ये समवायता जो है वो उपसंयोजी यौगिकों में तब उत्पन्न होता है जब हम उसमें समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित करवाते हैं। तो अगर वो यौगिक जो है वो आपतित होने वाले प्रकाश को अलग अलग प्रकार से मोड़ देती है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग दिशाओं में मोड़ेगी तो अलग अलग प्रकार के वो प्रकाशिक गुणों का प्रदर्शन करेगी। तो अलग अलग गुणों का प्रदर्शन कर रहा है, प्रकाशिक गुणों का प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए कहलाता है ये प्रकाशिक समवायी कहलाएंगे वो, और ये घटना कहलाएगा प्रकाशिक समवायता कहलाएगा। जब कोई यौगिक जो होता है आपतित प्रकाश किरण जो होता है उसको दक्षिणावर्त मोड़ देती है, क्लॉकवाइज मोड़ देती है, तो वो उसे हम लोग कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग
डी समवयी के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग प्लस समवयी भी कहते हैं। और इसी प्रकार से जब कोई यौगिक आपतित प्रकाश जो होता है उस आपतित प्रकाश को वामावर्त मोड़ देती है, घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ती है, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ती है, तो वो जो यौगिक होता है वो कहलाता है वाम ध्रुवण घूर्णक या एल समवयी या फिर ऋणात्मक समवयी कहलाएगा। जो सीधा सीधा मुड़ेगा, घड़ी के दिशा में मुड़ेगा, क्लॉकवाइज होगा, वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाएगा। और जो वामावर्त मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, वो वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाएगा। जैसे देखिए इधर CO NH3 NH3 Cl Cl और इधर है ये En, और सेम ऐसे ही CO Cl Cl NH3 NH3 और इधर ये हो गया ये En। तो पहले एग्जाम्पल में देखिए, पहला एग्जाम्पल जो है इसमें जो आपतित प्रकाश है वो क्लॉकवाइज मूव हो रही है, तो इसलिए ये कहलाएगा, ये डी समवयी कहलाएगा, डी समवयवी कहलाएगा, धनात्मक समवयी कहलाएगा, या फिर आपको बताया ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाएगा। और यहाँ पर जो है ये प्रकाश जो है इसको ये एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है, इसमें विपरीत दिशा में कर रहा है इस पर, तो इसलिए ये एल समवयी कहलाएगा, वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रकाश जो मुड़ने की जो दिशा होती है उस प्रकाश के मुड़ने की दिशा के आधार पर हम लोग इसमें इसका पहचान कर लेते हैं। जो अगर आपतित प्रकाश किरण जो होता है उसको दक्षिणावर्त मोड़ेगी तो डी समवयी कहलाएगा, अगर वो वामावर्त मोड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगी, तो वो एल समवयी कहलाएगा। अब हम देखते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या। प्रभावकारी परमाणु संख्या जिसको हम लोग कहते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो उपसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका EAN निकालना, प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालना बहुत ही आसान होता है। पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, फिर इसको डिफाइन करता हूं। जैसे मान के चलिए K4 FeCN6 हमारे पास में ये एक उपसंयोजी यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु Fe है। इसका अगर हम लोगों को EAN निकालना हो तो देखिए का में Fe का EAN बराबर, तो EAN निकालना हो तो क्या किया जाता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके परमाणु क्रमांक जो है, इसका परमाणु क्रमांक लिख देंगे इसका, तो ये Fe का होता है 26। उसके बाद मंडल के अंदर जितने भी लिगेंड होते हैं उन लिगेंडों में उपस्थित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इसमें जोड़ दिया जाता है। तो यहां जैसे दिख रहा है Cn दिख रहा है, CN6 है, तो हमें पता है कि भाई लिगेंडों के पास में इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है, तो यहाँ पे 6 जोड़ा है, तो 6 जोड़ा हुआ मतलब कितना हो गया, 12 हो गया, तो ये 12 हमने जोड़ दिया। और फिर जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके ऑक्सीकरण संख्या को उसमें से घटा दिया जाता है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया +4 क्योंकि ये समूह 1 का तत्व है, और Cn का -1 होता है इसलिए 6, तो 6 में से 4 घटा दिया तो आ गया 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे निकल गया 12 में से 2 गए 10 और ये 26 मिला के आ गया 36। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु जो रहेगा उसका EN निकालने के लिए हमने क्या किया, उसका परमाणु क्रमांक लिए Z लिए, फिर उसके पास बाद में
लिगेंड जो होता है उसके पास में उपस्थित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़े और फिर हमने उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उस नंबर को हमने क्या कर दिया, इसको घटा दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे NiH2O2Cl2 +2 में देखिए, तो यहां पर Ni का EAN निकालते हैं तो इसका जेड यानी परमाणु क्रमांक हो गया 28 प्लस लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 2 और 2 4, तो 4 दूनी हो गया 8, भाई जोड़े में रहता है तो है ना, इसके पास 4 हुआ, इसके पास 4 हुआ, तो 4 और 4 हो गया 8। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, ऑक्सीजन संख्या देखते हैं, तो ये उदासीन लिगेंड है 0, इसका होता है -1 तो हो गया -2, और जितना प्लस होता है उतना माइनस और हो गया इसमें, तो ये हो गया 4। तो इस हिसाब से हो जाएगा इसमें 8 में से है ना 4 को अपन माइनस कर देंगे तो इसमें आ गया 4, और ये हो गया 28, तो 28 और 4 हो गया ये 32। तो इस प्रकार से हम किसी भी उपसंयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। अगर इसको परिभाषित किया जाए तो परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी उपसंयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उस केंद्रीय धातु परमाणु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है, प्रभावकारी परमाणु संख्या जो होता है, वो केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उपसंयोजी बंध जब बना लेता है ये लिगेंड के साथ, ये जुड़ जाता है उपसंयोजी बंध से, तो उसको जितने इलेक्ट्रॉन उसको प्राप्त होता है उन दोनों के योगफल के बराबर होता है। खुद के पास में उपस्थित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वो लिगेंडों के साथ में जब जुड़ता है तो उससे प्राप्त होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वो योग कहलाता है EAN कहलाता है। तो ये था प्रभावकारी परमाणु संख्या। इसके बाद हम देखते हैं कीलेट। जब कोई बहुधातु लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में जुड़ता है और जुड़ करके वो उच्च आणविक द्रव्यमान वाले चक्री संरचना युक्त जटिल यौगिक का या उपसंयोजी यौगिक का निर्माण कर लेता है, तो वो जो बनने वाला जो यौगिक होता है वो कहलाता है कीलेट, और उस कीलेट को बनाने के लिए जो हम उसमें लिगेंड उपयोग करते हैं वो कहलाता है कीलेटिकारी लिगेंड कहलाता है। एक बहुधातु लिगेंड होता है, वो बहुधातु लिगेंड किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ेगा और जुड़ करके वो एक ऐसे चक्री संरचना युक्त जटिल यौगिक का निर्माण करेगा जिसका अणुभार बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो वो जो बनने वाला यौगिक होता है, बनने वाला जो जटिल आयन होता है वही कहलाता है कीलेट कहलाता है, और उस कीलेट को बनाने वाला जो बहुधातु लिगेंड होता है उसको हम लोग कीलेटिकारी लिगेंड कहते हैं। तो ये जो कीलेटिकारी लिगेंड के द्वारा बनने वाला जो जटिल आयन होता है जिसको हम लोग कीलेट कहते हैं, इनका जो स्थायित्व जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो सामान्य उपसंयोजी यौगिक होता है उसके सापेक्ष में इसकी जो स्थायित्व जो होता है वो 10 की घात 10 गुण अधिक होता है, 10 to the power of 10 टाइम्स अधिक हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ये निकिल है, चलिए देखिए, जैसे ये एक कीलेट है, इसमें सी इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है, यानी चक्री संरचना है। इसमें स्टार्ट और एंड समझ में नहीं आता है, जिसका स्टार्ट और एंड समझ में नहीं आता वो चक्री संरचना कहलाता है। तो ये एक लिगेंड है और दिख रहा है कि बहुत बड़ा सूत्र है, सबसे इसका आणविक द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा उच्च होगा। नाम है इसका निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन।
ये एक कीलेट है जो बना हुआ है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु आप लोगों को दिख रहा है, इसमें Na दिख रहा है, निकेल दिख रहा है, और डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन 2 बार इसमें, जो मैथिल जो है वो डाइमेथिल इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है इसमें, है ना, और ये ऑक्सीम है। तो इस हिसाब से इसका नाम हुआ इसको निकेल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन। ये एक कीलेट है। इसका जो स्थायित्व बता रहा था मैं आप लोगों को कि इसका जो स्थायित्व होता है वो सामान्य जो जटिल आयन होते हैं, उपसंयोजी यौगिक होता है, उसके स्थायित्व की अपेक्षा ये बहुत ज्यादा होता है। थैंक यू।